हैं आप, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। ऐसे तमाम इमारतों पर कार्रवाइयां हो रही हैं जो कि अवैध रूप से निर्मित की गई हैं। चाहे वाराणसी हो, गाजियाबाद हो या बागपत, हर जगह पीला पंजा जमकर गरज रहा है। वाराणसी में 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद ध्वस्त कर दी गई है। गाजियाबाद के डासना में अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। यानी संदेश साफ है, जो भी कानून की पालन नहीं करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बड़ौत तहसील के बोपुरा में गांव में बुलडोजर का कहर देखने को मिला। वाराणसी में 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। यूपी में आधी रात मस्जिद को इतिहास बनाया गया है। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद विपक्ष एक बार फिर से सीएम योगी की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हमेशा की तरह विपक्ष इस बार भी सरकार पर धर्म और नाम देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष का दावा है कि कितनी सही है, क्या सच में सरकार विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करती है? और अगर ऐसा है तो वाराणसी में मस्जिद से पहले प्राचीन हनुमान मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई? रेलवे स्टेशन के निर्माण में बाधा बन रहे प्राचीन हनुमान मंदिर को भी हटा दिया गया है। यानी संदेश साफ है, योगी सरकार ना धर्म देखती है ना जाति देखती है। जो कानून व्यवस्था के आड़े आता है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। और इसी के तर्ज पर योगी सरकार लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करती रही है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ और आपको बताएंगे किस तरीके से जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो पीले पंजे की कार्रवाई हो रही है, वो कहां हो रही है और जहां हो रही है क्या वहां पर वो सही तरीके से हो रही है। कुछ जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको रखते हैं। बड़ौत तहसील के बोपुरा में ये एक्शन हुआ है, अवैध मस्जिद पर मदरसे पर एक्शन हुआ है। बागपत में अवैध मदरसे पर कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ देखिए गाजियाबाद में भी बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजा नजर आया है। वाराणसी में 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। आधी रात 1000 जवान मौजूद रहे, तैनात रहे और उन सब की मौजूदगी में ये कार्रवाई। और न केवल मस्जिद, प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी एक्शन हुआ है। मस्जिद को नहीं बल्कि बकायदा हनुमान मंदिर को भी प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया है। तो ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है, ये सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि हमने केवल सिलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई है, बल्कि हमने निर्माण के तहत जो भी निर्माण हो रहा है हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत उन सभी निर्माणों को हमने गिराया है। मंदिर क्यों ना हो, मस्जिद क्यों ना हो। फिलहाल ये जो मामला है वो वाराणसी से सामने आता है। ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और इसी शाही मस्जिद को ढहाया गया। महज 22 मिनट में 5 बुलडोजर्स ने 42 फीट ऊंची मस्जिद को तोड़ दिया और पूरा मलबा भी रातों रात ट्रकों में भरकर हटा दिया गया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रात की ही। मंगलवार रात लगभग 12 बजे प्रशासन और पुलिस के लगभग 1000 से ज्यादा जवान मौके पर पहुंचते हैं। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल होते हैं, एडीसीपी वैभव बांगर होते हैं। मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग लगवाई जाती है, लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है और इसके बाद होता है बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने कहा कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई थी, मामला कोर्ट गया हुआ था, वहां से फैसला रेलवे के पक्ष में आ चुका है और यहाँ काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जा रहा है, इसलिए उसका विस्तार होगा और यही वजह कि ये कार्रवाई जो है वो हुई है। और ये सब कुछ देखिए कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस भी जारी की हुई हैं इस तरह के एक्शंस पर बकायदा, और यही वजह कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पर ही ये जो पूरा एक्शन है वो हुआ है। पूरा मामला क्या है वो भी आप जान लीजिए। देखिए भदऊ चुंगी स्थित किला कोहना इलाका है जहां पर अजबैग शहीद की मस्जिद और कब्रिस्तान स्थित है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद जो है वो 200 साल पुरानी थी। मस्जिद के मुतवल्ली शमीम उस्ताद थे जिनका 2 महीने पहले निधन हुआ था। प्रशासन का कहना है कि ये रेलवे की पुरानी जमीन है जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके पहले मजार बनाई, बाद में मस्जिद और कब्रिस्तान का निर्माण किया। साल 24 में काशी मॉडल रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट आया था। इसके बाद जमीन की पैमाइश कराई गई और उसमें मालूम चला कि अवैध कब्जा यहां पर हुआ था।
चलिए, इस वक्त जो खास पैनल है वो जुड़ चुका है बड़ी बहस का। उनके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का तारुफ करवा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका कृष्ण जी। साथ ही एडवोकेट शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, बहुत स्वागत है आपका सिद्दीकी साहब। अतुल यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से सिद्धार्थ प्रताप सिंह। सिद्धार्थ, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। इस पूरे मामले को समझाइए। गाजियाबाद हो या वाराणसी, हर तरफ ये जो एक्शन हो रहा है पीले पंजे का, इस एक्शन को लेकर तमाम प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है काशी में रात के 12 बजे, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल, चाहे आप काशी की बात करिए, चाहे बागपत की बात करिए, चाहे गाजियाबाद की बात करिए, देखिए सब जगह पर कार्रवाई की गई। बिल्कुल साफ है, कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। और आपको बता दें कि तमाम मौके दिए गए। गाजियाबाद की बात कर लें, गाजियाबाद में भी तमाम मौके दिए गए कि पक्ष को कि देखिए आप आइए, अपने अगर वैध प्रपत्र है तो उसको दिखाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर कार्रवाई करनी पड़ी, उसका तमाम कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि आने वाले समय में और भी जगह पर इस तरीके से जहाँ पर अवैध निर्माण किए गए हैं वहाँ पर चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और आपको देखने को मिलेगा जल्द कई जगह, अगर जहाँ पर अवैध किसी भी प्रकार से कोई निर्माण होगा तो वो कार्रवाई की जाएगी। सवाल चाहे जो उठे, लेकिन तमाम जगह पर जो कार्रवाई की गई, बिल्कुल चाहे वाराणसी की बात कर लें, वाराणसी में भी नोटिस दिया गया था। उसके बाद चाहे बात कर लें गाजियाबाद की, वहां पर भी नोटिस दिया गया था। और आपको बता दें कि तमाम कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से जो अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल साफ एकदम मैसेज पास आउट कर रही कि कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कई ऐसी जगह जहां पर कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बाद जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए थे उन्होंने नहीं हटाया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है। जी साक्षी। चलिए ठीक है कृष्ण जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी। भले ही सरकार ये बोले कि हमारी मंशा एकदम साफ है, हमारी नियत नीति सब साफ है, हमने नोटिस भी दिया था बकायदा, और ये हम नहीं कर रहे, कोर्ट के आदेशों के बाद कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पूरे मामले में देखिए जिस तरीके से कृष्ण जी ये जो एक्शन हुआ है उसके बाद जो सवाल हैं खास तौर से वो खड़े हो रहे हैं बीजेपी पर, आपकी नीयत पर, आपका जवाब क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं करती है। और जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, यदि सड़क के बीच में होगा अतिक्रमण होगा, पीडब्ल्यूडी की जमीन में होगा, रेलवे की जमीन में होगा, सरकारी भूमि में होगा। और जब व्यवस्था बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, तो आबादी के अनुरूप सड़क चाहिए, आबादी के अनुरूप शौचालय चाहिए, आबादी के अनुरूप विकास का मॉडल चाहिए। और उस विकास का मॉडल कहाँ होगा? सरकारी भूमि पर होगा। सरकारी भूमि पर यदि किसी ने कब्जा किया तो निश्चित तौर पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित कर रखे हैं, जो विधिक व्यवस्था है, जो माननीय न्यायालय के आदेश है, उन आदेश का सम्मान करते हुए सारी कार्रवाइयां हो रही है। परंतु यदि किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए न्यायालय है। जितनी भी कार्रवाइयां हुई है उन सारे कार्रवाइयों में विपक्ष जो है, न्यायालय क्या था, माननीय न्यायालय ने उनके विपक्ष विरुद्ध आदेश देकर अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया। और उसी के आलोक में ये सारी कार्रवाई हुई है। ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ ये मस्जिद हटाई गई बनारस में या गाजियाबाद में, उसके ठीक विपरीत हनुमान मंदिर भी हटाए गए। और यदि इसके विकास कार्य में सरकारी जमीन पर कहीं अतिक्रमण है तो और भी मंदिर और मस्जिद हटाए जाएंगे। क्योंकि देश हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करके नहीं चलेगा, वो विकास के मॉडल पर चलेगा। और विकास तभी हो पाएगा जब सबका साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के संकल्पों को लेकर आगे बढ़ती है। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और यदि विकास से किसी को समस्या है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से किसी को समस्या है, और हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, उससे कोई समस्या है, तो निश्चित तौर पर देश की प्रदेश की जनता उन पर विचार करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नियम सम्मत, नियम के साथ कार्य कर रही है। और जितनी भी कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम विकास के साथ हैं। और विकास तभी होगा जब इस तरह के अतिक्रमण हटेंगे। जी ठीक है कृष्ण जी, आगे भी कार्रवाई होंगी, ये आपका कहना है। अतुल यादव जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे कृष्ण जी को, आपने पूरा मामला भी आप बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। सरकार का ये कहना है कि हमें केवल
मस्जिद को नहीं ढाया है, बल्कि हमने रास्ते में आ रहे हनुमान मंदिर पर भी कार्रवाई की है। तो आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं कि हमने एक तरफा कार्रवाई की है? साक्षी जादौन जी, आपके जो आपने बताया कि 200 साल, तो 200 साल बहुत लंबा समय होता है। और 200 साल पहले की अगर कोई मस्जिद ढहाई जा रही है, अगर वो माननीय न्यायालय का आदेश आया है तो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सरकार ने अगर आदेश आया है, सुन तो लीजिए, मैं वही बात कह रहा हूं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, माननीय न्यायालय की बात हो जाती है। रही बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी माननीय योगी जी तो जाति और धर्म देख के ही तो कार्य कर रहे हैं। तो वो मतलब क्या होता है, एक नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद वहां के किसी का मकान, दुकान या कोई धार्मिक स्थल है तोड़ दिया जाता है। तो ये प्रक्रियाएं कहां हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। ये 80-20 की राजनीति तो कर रहे हैं ना। ये चुनाव का समय है, 9.5 साल में इन्होंने कोई विकास का खाका तो खींच नहीं पाया। अगर आप रिजल्ट देखेंगे, अभी एक रिजल्ट आया, उसमें इन्होंने 300 से ऊपर का मतलब कोई कैंडिडेट भरे जाने थे, वो उसमें दिखा दिया कि कोई पात्र ही नहीं पाया गया। तो क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है ये सब। साक्षी जी, आप भी सीनियर एंकर के साथ साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है। और रही बात ये जो है, केवल ये धार्मिक चीजें इसी टाइम सबसे ज्यादा क्यों हो रही हैं? अब चुनाव हो गया, क्या माननीय योगी जी के द्वारा कभी विकास के नाम पे वोट मांगा गया? मैं तो आपके चैनल पे लगातार बैठता हूं, लगातार चुनाव मतलब हर प्रकार की डिबेट में बैठता हूं। मुझे तो कभी भी योगी जी की भाषा में कभी भी उन्होंने कहा हो कि हाँ, बच्चों को हम शिक्षा देंगे, प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, प्राथमिक जो मतलब माध्यमिक शिक्षक जो इंटर कॉलेज है वो अच्छे खोले जाएंगे, बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। कहीं ऐसी कोई बात उन्होंने कहीं किसी भी जगह कही हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हुए हैं इस पैनल पर, मैं उनसे भी सुनना चाहता हूं। बता दे, कोई डिबेट दिखा दे, मैं तो बैठा हूं 1 घंटे के लिए आपके चैनल पर। तो भारतीय जनता पार्टी क्या 80-20 की राजनीति कर रही है? केवल जाति धर्म देखकर ही एक्शन लेती है। अभी आप देख लेंगे, विशेषकर यादव समाज और धार्मिक रूप से मुस्लिम समाज को तो टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें कोई छिपा हुआ तो है नहीं एजेंडा कि हाँ कि भाई बड़ा कोई छिपा हुआ हो। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक जाति विशेष रूप से यादव, और धर्म तो आपको पता ही है, मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट किया गया। किसने किया? माननीय योगी जी ने खुल के जो इनके अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाइयां करी, किन पे विशेष रूप से करी। तो चुनाव का समय है, यही सब कार्रवाइयां होती रहती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और विशेषकर पीडीए वर्ग में जो है ना, पिछड़ी जातियों का कितना दोहन हुआ वो भी आप देखते हैं। पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इन्हीं के साथ तो सारी जातियां हुई हैं, खुलेआम जातियां हुई हैं। और हम लोगों ने डाटा भी दिए हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाटा दिए कि पिछड़ी पीढ़ी जातियों का कितना उत्पीड़न 9.5 साल में माननीय योगी जी की सरकार में हुआ है खुलेआम। ये सारे डाटा भी उपलब्ध कराए गए। आपके चैनल पर भी डाटा ये शेयर हुए थे, सब कुछ हुआ था। तो कहीं ना कहीं साक्षी जी, ये चुनाव का समय है। माननीय योगी जी जो है केवल धार्मिक उस पर ही चलना चाहते हैं, पिच पे चलना चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग विकास की बात करेंगे, हम किसानों की समस्याओं की बात करेंगे, हम जो पढ़े लिखे युवा है ना उनके रोजगार की बात करेंगे, हम बिजली समस्या की बात करेंगे, हम डीजल पेट्रोल की में बढ़ी हुई महंगाई की बात करेंगे, हम सड़कों में जो गड्ढे पड़े हुए गांव कस्बों में हम उसकी भी बात करेंगे। और रही बात जो प्राइमरी स्कूल बंद हुए थे ना, उसकी भी हम चुनाव में बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन बातों में बात क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन्हें ना तो रोजगार देना है, ना उन्हें शिक्षा देनी है, सिर्फ उन्हें धार्मिक बात करनी है। और धार्मिक बात के लिए ही ये लोग जाने जाते हैं। हम लोग विकास के नाम पे, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के लिए जानी जाती है और विकास परक बातें करती है। ठीक है अतुल जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं और कृष्ण जी से जवाब मैं लूंगी, उससे पहले क्योंकि मुझे शोएब जी का भी ओपनिंग रिमार्क लेना है। लेकिन कुल मिलाकर अतुल जी, आपकी ओर से ये कहा गया कि जो मुस्लिम और यादव हैं, जो MY हैं, जिनको समाजवादी पार्टी साधती है, उसको बीजेपी टारगेट कर रही है, ये आपका कहना है। मैं जवाब लूंगी इस पर कृष्ण जी से, लेकिन उससे पहले शोएब सिद्दीकी जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? क्या स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि रेलवे की जमीन थी, अवैध निर्माण था यहाँ पर, मंदिर का भी, मस्जिद का भी, उसको हटाया है केवल। क्या कहेंगे आप शोएब जी? देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगा कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्योंकि कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक देखिए ऊपर की चीज होती है जो मस्जिद वाराणसी में दिखाई। दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो ID, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का OTP भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं।
जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए। हमारी जनगणना, हमारा विकास। तो अनकरीब आने पे, इलेक्शन आने पे इस तरह की बातें की जाती हैं, जो मैं समझता हूँ देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है, न राज के लिए अच्छी बात है। आप बताइए, जब 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त एक एक्ट बना था, उस पर मैं नहीं जाऊंगा वरना डिबेट दूसरा रुख चला जाएगा। तो उस वक्त एक बात कही थी गई थी साफ साफ कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी धार्मिक किसी भी समुदाय का हो, उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये एक्ट बना था, उस पर काम भी हुआ। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आस्था पे आया या सबूतों पे आया, सब जान रहे हैं, लेकिन एक भी मुसलमान ने अगर इसकी मुखालफत की हो कहीं पर, तो आप बताइए, सियासी लीडरान छोड़कर। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो सस्ती शोहरत पाने की इस तरह कार्रवाई की जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जिस तरह आप देखिए गाजियाबाद जो बुलडोजर चल रहा है, तो आप बताइए, अगर जिस लड़के ने ये किया, मैंने उसकी मरम्मत की, मैंने मुखालफत की, मैंने कई डिबेटें उस पर दी कि उस लड़के ने गलत किया, उसके साथ सही सलूक हुआ, उसके बाद कई टिप्पणियां भी आई, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप बताइए, अगर लड़का जिस अस्पताल में जाता है था इलाज कराने, तो क्या उसको बुलडोजर ढा दिया जाएगा? या जिस स्कूल में पढ़ने आता था, तो क्या वो स्कूल बिठा दिया जाएगा? तो मैं समझता हूँ इस तरह की सियासत से बचना चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है, जो गंगा जमनी तहजीब जाना जाता है, यहाँ मेडिकल बहुत पीछे लेकिन चला जा शोएब रहा जी, है, आप ये जो और बात बहुत बोल पीछे रहे चली हैं, जा रही है, लेकिन उससे शोएब कब जी, जाएगा? देखिए, आपको भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर ये जो कार्रवाई हुई है रेलवे की जमीन पर, ये ऐसा नहीं केवल एक तरफा कार्रवाई हुई है। मैं लगातार शुरू से डिबेट के ओपन से यही बात बोल रही हूँ, केवल मस्जिद को नहीं गिराया गया ना शोएब जी, जो हनुमान मंदिर रास्ते में था उसको भी बकायदा गिराया गया, उस पर भी कार्रवाई तो हुई है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। देखिए साक्षी जी, आप अपने यहाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था, तो जाहिर है रास्ते में बहुत से मंदिर आए थे, उनको हटाया गया था, मुझे मालूम है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन होता क्या है, जब इस तरह की कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं एक समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है, अपने को ठगा महसूस करता है। अगर आप पूरा हिंदुस्तान का सर्वे ले ले, तो कहीं ना कहीं कोई भी मामला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान ही टारगेट पे आ रहा है। इस तरह नहीं किया चाहिए। इस मुल्क में वीर अब्दुल हमीद ने क्या जान नहीं दी थी? अब्दुल कलाम से अगर राष्ट्रपति नहीं थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो जो हिंदू मुस्लिम की जो सियासत होती है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुल्क को खोखला करती, फिर राज को खोखला करती है, फिर हम आप खोखले हो जाते हैं। मैं कहता हूँ विकास पे बात करिए कि हमने इतने लड़कों को नौकरी दे दी। हमारे योगीनाथ जी, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, सख्त फैसले जाने जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कोई मरीज वापस नहीं लौटेगा। आप मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आप चली जाइए, रात 12-1 बजे एम्बुलेंस हजारों खड़े, मरीज तड़प रहे होते हैं, और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती नहीं करते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। उस पर जांच कब होगी? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, मैं पाठक जी में कद करता हूँ, एडवोकेट भी है, उनसे मेरी गुजारिश रहती है, अचानक आप मेडिकल जाइए। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई मरीज वापस नहीं लौटे, मेडिकल कॉलेज में आप मरीज भर्ती नहीं करा सकते, जब तक सोच लगाइए, मरीज मर जाता है। तो इस पर बात कब होगी? जाहिर सी बात, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, मंदिर हिंदू भाइयों को भगवान का घर है, आस्था सबको मोहब्बत होती है। तो जिस तरह मुसलमान टारगेट पे किया जा रहा है, अफसोस तो इस बात का होता ही है। और जो मस्जिद की बात है, जाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, मैं उस पर बहुत लंबी बहस नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो मंदिर सबसे बड़ा होता है, उसको सबका सम्मान करना चाहिए। मैंने बाबरी मस्जिद का सम्मान किया, उसके बाद तो बहुत सी मस्जिदों के सामने मंदिराम पर आ रही है। आप सिर्फ ये बता दिए कि जो मस्जिद वहां पे लोग बता रहे 200 साल पुरानी है, और रेलवे का ट्रैक जो है वो 200 साल पहले आया है, इसको कंबाइन करिए। उस पर खैर मस्जिद शहीद हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट जाए न जाए नंबर 2 की बात है। तो मैं समझता हूं इस पे भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, हमको, आपको मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा ये बात कही कि हमको मुसलमान ने भी हमको वोट दिया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम मुल्क के जो थे, उन्होंने दिल्ली में 2014, मैंने खुद उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा हमको मुसलमान ने भी वोट दिया, तब मैं मुल्क का वजीर आजम बनाऊं। तो मैं समझता हूँ इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए किसी एक समुदाय को टारगेट बना लेना, वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। क्योंकि 1857 में जब जंग छेड़ी गई थी आजादी की, तो उसमें हिंदू भाई के साथ मेरा मुसलमान भाई का भी खून बहा था। और आज आप दिल्ली में इंडिया गेट पे देख लिए, हजारों लाखों मुसलमान शहीदों के नाम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए खून बहाया था। तो मैं ठीक है शोएब जी, तो बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, उस पर मैं जवाब लूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं डिबेट में। सीताराम जी महाराज जी हैं, बहुत स्वागत है आपका महाराज जी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। महाराज जी, रेलवे की जमीन थी और 200 साल से यहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, अवैध तरीके से कार्रवाई हुई है। रास्ते में आया मंदिर भी हटाया गया, रास्ते में आई मस्जिद भी हटाई गई। क्या कहेंगे आप, हिंदू धर्मगुरु इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अत्यंत सराहनीय कार्य है। आप देख सकते हैं कि किसी भी
मार्ग में अगर बाधित मंदिर होता है तो स्वेच्छा से पुजारी, महंत या कमेटी के सदस्य मंदिर को हटा लेते हैं। लेकिन कहीं जब बारी आती है मस्जिद की, मस्जिद कमेटी की, तो वो लोग इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, सरकार को कदम उठाना पड़ता है। यही हैरत है। आप भारत में रहते हो और इस प्रकार के राष्ट्रवाद या भारतीयता पर आप लोगों को गर्व होना चाहिए। अगर सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति अगर आप अवैध रूप से उसको कब्जा करके स्वेच्छा से नहीं हटाते हो, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं तो यह मांग करूंगा कि उस कमेटी के तहत उसके ऊपर जुर्माना भी करना चाहिए। जो सरकारी पैसे इस मस्जिद को तोड़ने में खर्च जो लगेंगे या खर्च जो लगे, वो पैसे जो है मस्जिद कमेटी के तरफ से देना चाहिए। हमारे हिंदू सनातनियों में कभी इस प्रकार का नहीं होता। कभी रोड हो या जो रेलवे ट्रैक हो, आप देख सकते हैं लगातार जो है ये लोग धर्म मजहब के नाम पर सरकारी संपत्ति को कब्जा करते हैं, या यातायात को प्रभावित करने का काम करते हैं। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, कहते हैं कि यहाँ पे ये समस्या है, ये समस्या है। जितनी भी सरकारी योजना का लाभ होता है वो इनको इस्लाम धर्म मानने वाले को लोगों को मिलता है। चाहे वो आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो या सुलभ शौचालय हो, फ्री में राशन हो, जो यातायात है कौन लाभ लेते हैं? यही तो लाभ लेंगे, आम जनमानस लाभ लेगा। उसके बाद भी आप लोग इस प्रकार के भावना रखते हैं, तो यह भावना अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी मत मजहब के व्यक्ति रहते हैं और आनंद पूर्वक रहते हैं। सभी को सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है। अन्य जगहों पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दिन दहाड़े मस्जिद को गिराया जाता है। ये लोग एक बार नहीं बोल पाएंगे, एक बार आवाज नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भारत में अनैतिकता पूर्ण अगर यहाँ लोग काम करते हैं, उस अनैतिकता को समाप्त किया जाता है। सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराया जाता है। रेलवे की जमीन हो या अन्य किसी भी जगह का जमीन हो, उससे मुक्त कराया जाता है। तो इन लोगों को पीड़ा होने लगता है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, दो सवाल हैं आपसे। शुएब सिद्दीकी के भी हैं, अतुल यादव के भी हैं। अतुल जी कह रहे हैं कि आप यानी कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम यादव एमवाई के खिलाफ खास तौर से ये जो एक्शन है, कार्रवाई है, वो आप ले रही है। 80-20 की जो सियासत है वो आप कर रहे हैं। तो शुएब जी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, भले ही ये कार्रवाई आप कह रहे हैं कि हम एक तरफा नहीं कर रहे हैं, दो तरफा कार्रवाई है, लेकिन इससे जो मुस्लिम भाई हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी मत संप्रदाय या किसी भी मजहब का विरोध नहीं करती है। हम सबके साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की परंपरा के लोग हैं। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि देश का 101 नागरिक, भारत का नागरिक जो है वो उसके देश के हर एक संविधान पर उसका अधिकार है। अब हमारे साथी समाजवादी साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 80-20 की राजनीति करती है। साहब, हमने तो अपने मुंह से कभी 80 और 20 की राजनीति नहीं की। 80 में कौन है और 20 में कौन है, ये आपने तो अपने मन से तय किया होगा। और यदि 80-20 की राजनीति तय हमने कर दी तो आपका पीडीए का वो नारा कहाँ गया जो आप रोज कहते हैं कि हम पीडीए के साथ है, पीडीए का नारा लेके चलते हैं। अर्थात आप उस 80 में आपका पीडीए आता है कि नहीं आता है, आपका दलित आता है कि नहीं आता है, आपका पिछड़ा आता है कि नहीं आता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी 80-20 की नहीं, 100 में 100 की बात करती है, देश के एक नागरिकों की बात करती है। और रही बात, हमारे साथी ने कहा कि 200 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या होगा, ये सारी बातें हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले से तय कर रखी है। उच्च न्यायालय में सारी बातें रखी गई है और उसी के आलोक में, सारी बातों के रखने के आलोक में माननीय न्यायालय ने यह फैसला दिया। और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उसको नोटिस देकर गिराई गई है और पूरी व्यवस्था से गिराई गई है। हम किसी भी धर्म, मत, मजहब, पंथ का विरोध नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में है, देश की सर्वाधिक बड़ी पार्टी है, तो उसमें देश के एक एक नागरिकों का सहयोग है, साथ है। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि भारतीय में मुसलमान भी वोट किए हैं, उस तरह हिंदुओं ने वोट किया है। हम सत्ता में बंगाल में आए हैं, जहां पे ढेर सारी मुस्लिम आबादी थी, वहां पे हम जीते हैं। उत्तर प्रदेश में देवबंद में जहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और हम जीते। यदि किसी को लगता है कि 80-20 की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है तो उनकी बुद्धि पे मैं छोड़ता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी 100 में 100 की राजनीति करती है। दूसरा, हमारे साथी ने कहा कि हम विकास की बात नहीं करते हैं,
हम व्यवस्था की बात नहीं करते हैं साहब। हाँ, प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो नोएडा, उसके पूर्व में कोई भी मुख्यमंत्री विकास के नाम पर नोएडा नहीं आता था, अंधविश्वास में विश्वास रखता था। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नोएडा गए और नोएडा जाकर उन्होंने विकास के मॉडल को दिखाया कि हम विकास करने आए हैं, हम अंधविश्वास में नहीं जीते हैं। हमारे साथी विकास की चर्चा कर रहे थे, स्कूल की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिनका मुख्यमंत्री डर के मारे नोएडा नहीं आता था विकास करने के लिए। ये वो लोग हैं जो कल तक अपराध में अखंड डूबे हुए थे, प्रदेश की एक एक व्यवस्थाओं को सिर्फ अपराध में डुबोए हुए थे। और आज जब प्रदेश की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देने जा रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये पीडीए की बात करते तो इन्होंने कहा एक जाति को और एक धर्म को टारगेट करते हैं। साहब, भारतीय जनता पार्टी में जितने मजबूत यादव हैं उतने तो शायद इनके यहाँ मंत्री सांसद और मंत्री ना हो। यादव समुदाय का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। और पुनः दोहराता है उस बात को कि देवबंद में जवाब साक्षी आ रही हूँ मैं, अतुल जी आ रही हूँ, आप ही के पास लीजिए। आऊंगी इसके बाद, आ रही हूँ अतुल जी। देवबंद में सर्वाधिक मुसलमान आबादी में भारतीय जनता पार्टी जीती। कई ऐसी सीटें हैं जहां पे 60% आबादी है और मुस्लिम आबादी जो है वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। क्या बात करते हैं साहब आप? आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको अगड़ा पिछड़ा करना है, आपको अगड़ा दलित करना है, परंतु देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का अल्पसंख्यक आपके व्यवस्था को जानता है। यही समाजवादी पार्टी है जो सत्ता में रहते हुए इस बात को कहती थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आ गई तो प्रदेश का मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा। और उनकी सरकार में 1800 दंगे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान जगह जगह ठगा मारते। मैं देखता हूँ अपने क्रिएटर्स की सोच, अपने यूजर्स की जरूरतें, अपने मशीन्स को करीब से, अपने पार्टनर्स को जिम्मेदारियां निभाते, तभी रख पाता हूँ सबका ख्याल बिना रुके पूरी लगन से। मैं हूँ HP FutureX। जनता पार्टी है तो दंगा नहीं होगा, यहाँ विकास होगा। अभी हमारे साथी आ रही हूँ अतुल जी, वरिष्ठ वक्ता है, इन्होंने कहा, हमारे साथी ने कहा कि मुसलमान हर जगह ठगा महसूस कर रहा है। क्यों भाई? विकास के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के न्याय दिए गए आदेशानुसार यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसमें क्यों ठगा महसूस करता है? यदि कोई मस्जिद, कोई मंदिर हटाया जाता है तो कभी भी कोई हिंदू खुद को ठगा नहीं महसूस करता है, सहर्ष स्वीकार कर लेता है। लेकिन देखिए कृष्ण जी, उनका ये कहना होता है, कृष्ण जी उनका ये कहना होता है कि कई मस्जिदें ऐसी हैं, इसलिए कृष्ण जी सुनिए, तो क्यों ठगा महसूस करेगा? वो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण जी क्योंकि उनका ये कहना है कि कई मस्जिदें ऐसी हैं, कई मज़ारें ऐसी हैं जो कि दशकों पुरानी हैं और आप अचानक से उनको अवैध करार दे देते हैं तो उससे उनको धक्का लगता है। वो सोचते हैं कि आप सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि कोई भी कार्रवाई किसी मस्जिद पे, किसी मजार पे या किसी भी धार्मिक व्यवस्था संरचना पे हुई है तो वो कार्रवाई विधि सम्मत न्यायालय के आदेशानुसार और एक व्यवस्था के अनुरूप हुई है। नोटिस दी जाती है और यदि सबसे पहली बात कि यदि विकास में बाधक है तो नोटिस दी जाती है। ये देखा जाता है कि क्या ये सरकारी भूमि है कि नहीं है, ये इसमें अतिक्रमण है कि नहीं है, अतिक्रमण है तो कितने दिनों का है, और उसके बाद ठीक ढंग से न्यायालय प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही उस व्यवस्था को हटाया जाता है। कैसे ठगा महसूस कर सकता है कोई? यदि आपके पास प्रमाण है, ठीक है, हमारी में आपके पास, ठीक है हमारी कृष्ण जी, सरकारी, ये हम सरकारी भूमि पर नहीं है, ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि पूरी जो वैधानिक कार्रवाई है, प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। ठीक है अतुल जी, जवाब दें आप। जी साक्षी जी, आपके द्वारा ही न्यूज चलाई गई थी और समस्त चैनलों के द्वारा न्यूज चलाई गई थी। एक आदेश निकला था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो उसमें एक राज्य सरकार के सचिव थे, तो उनके द्वारा लिखाया गया था एक धर्म विशेष और एक जाति विशेष। यह आदेश किस सरकार के द्वारा निकाला गया था? वो सचिव साहब ने क्या बिना सरकार के अनुमति के आदेश निकाल दिया था? बाद में जब उसकी आलोचना हुई थी तो उस आदेश को निरस्त किया गया था। साक्षी जादौन जी, अगर आपको भी याद होगा, उसमें खुले तौर पर वो आदेश पढ़ा भी होगा, आपके चैनल पर भी चला था, सब चैनल पर चला था। हम अपने इस पैनल पर भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट सम्मानित भी हैं, बता दें अगर याद हो तो ठीक है, या नहीं हो तो फिर मैं याद दिलाता हूं। ये आदेश निकला था या नहीं निकला था? पांडे जी बता दीजिए। पांडे जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? वो सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी तो करें। नहीं, हाँ,
तो वो आदेश निकला था। तो पांडे जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो 100% सबको साथ में लेके चलती है, भेदभाव नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश में क्या वो जो जमीन के संबंध में था, अवैध के लिए था, तो यादव ही केवल उसके जिम्मेदार हैं या अन्य जातियां नहीं है, राजपूत समाज नहीं है, अन्य समाज नहीं है? तो सिर्फ वो आदेश क्यों निकाला गया था? यानी कि टारगेट सिर्फ 2 जातियां थी प्रमुख रूप से। वो आदेश कितना असंवैधानिक था, पांडे जी को याद नहीं आ रहा होगा, इस समय बोलती भी नहीं बनेगी, क्योंकि इनको तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए जो हमारा नारा है उसमें सबस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसके भीतर भी दो विशेषकर यादव और क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कोई छिपा तो नहीं है। रही बात हम लोग, हमारे द्वारा खुल के बोल दिया जाता है, कई लोग थोड़ा सा दबी जुबान बोलते हैं। तो क्या है कि फर्क इतना ही है, भारतीय जनता पार्टी को ना तो युवाओं के रोजगार की चिंता है, ना तो किसानों की खाद की चिंता है, ना तो इनको डीजल पेट्रोल की चिंता है। किसानों की, अगर साक्षी जादव जी आप शायद बरेली साइड से आते, बरेली साइड से मूलतः आते होंगे, तो इस साइड मक्का की फसल है इस समय। बरेली हो गया, शाहजहांपुर हो गया, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, इटावा हो गया, आगरा साइड, इस समय यहाँ पे मक्का की फसल है और बिजली नहीं मिल पा रही थी और डीजल भी मिल नहीं पा रहा था। सिंचाई कैसे होगी किसानों की, सोचिए। और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ये किसानों की समस्याओं की कहां समाधान करते हैं? और रही बात अक्टूबर नवंबर में ये खाद, सितंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक ये खाद नहीं दे पाए थे किसानों को, लाठियां पड़ रही थी, सुबह 4-4 बजे 3-3 बजे किसान लाइन पे लग जा रहा था खाद के लिए। तो ये कौन सा, किस प्रदेश में खाद नहीं मिल रही थी? पांडे जी अगर किसानी से जुड़े हो तो बता दीजिए, नहीं जुड़े होंगे तो मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं तो किसान परिवार से आता हूं और खेती किसानी का किसानों को दर्द हम समझ सकते हैं। रही बात क्या किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है, अभी जब मार्च में आलू खुद रहा था, मार्च अप्रैल में आलू खुद रहा था, वो आलू की कीमत क्या थी बता दीजिए पांडे जी, बता दें किसानों के। हैं बड़े क्षेत्र में जो आलू होता है, तो ये बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में पढ़ा लिखा युवा क्या 69,000 शिक्षक भर्ती आलू पे पहुंच गए? आपने कहा था कि आप जो बीजेपी है वो 80 और 20 की राजनीति करते हैं, उस पर जवाब सुन तो लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं ऐसी बातें कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, देखिए आप जब पांडे जी बोल दे तो आप नहीं टोका टोकी करते। मैं कह रहा हूं इनको क्या करना होता है कि मैंने ये कहा, समझिए बात को गंभीरता से, आप गंभीर एंकर हैं और वरिष्ठ हैं। ये लोग किसानों की बात नहीं करते, ये नौजवानों की बात नहीं करते, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से कह लो तो ये लोग सिर्फ धार्मिक बातों पर ही रहते हैं। मूलभूत समस्याओं, जो उत्तर प्रदेश की मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर ये ध्यान केंद्रित करने से बचते हैं। क्यों करने से बचते हैं? क्योंकि इनको सूट करता है, केवल सूट क्या करता है कि धार्मिक उन्माद पैदा करके, भावनाओं को आहत करके और सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। ये युवा, अब ये जो जुमलेबाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसके विषय में उत्तर प्रदेश के युवा जान चुके हैं, किसान जान चुके हैं कि अगर इन्होंने धोखे में रख करके सबकी बर्बादी लिख दी है। अब लोग हैं, युवा चाहते, पढ़ लिख के कहां जाएगा, कितने हजार की नौकरी पा जाएगा? आप सोच लीजिए कि अगर पढ़ लिख करके भी युवाओं को जिस वेतन पे काम करना चाहिए उस वेतन पे नौकरी नहीं मिल पाती है, तो ये क्या है, पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने चौपट कर दी, इन्होंने शिक्षा को भी प्राइवेट कर दिया, सरकारी इनसे डिग्री कॉलेज खोले नहीं गए, सरकारी माध्यमिक विद्यालय इनसे खोले नहीं गए, प्राथमिक विद्यालय इन्होंने बंद कर दिए जो 50 से कम संख्या वाले थे, और यही है जो मधुशालाएं खोली, पाठशालाएं इनको द्वारा बंद करी गई। तो ये सब धार्मिक उसमें ला करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं, जनता नहीं आने वाली। रही बात, इन्होंने जिस वर्ग को टारगेट करते हैं, ये खुलेआम टारगेट करते हैं, क्यों टारगेट करते हैं ये भी आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। लेकिन अब जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आकर के समाजवादी पार्टी जो वहां पर मुख्य विपक्षी दल है, 2027 में भारी बहुमत से जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। और माननीय अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय योगी जी की विदाई तय हो चुकी है, क्योंकि माननीय योगी जी को यह भाषण सुन के जनता परेशान हो चुकी थी। अगर अपराध अपने चरम पर है, कोई भी जिला उठा लो, कहीं ना कहीं दुराचार से संबंधित घटना होगी, कहीं ना कहीं हत्या से संबंधित घटना होगी, कहीं ना कहीं किसी ने कोई परेशानी तो जरूर घटित होगी। और रही बात, पिछड़ों के मुकदमे नहीं लिखे जाते, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवाज उठाते हैं तब कहीं मुकदमे लिखे जाते हैं। तो इनकी तो पुलिस को पिछड़ों के मुकदमे नहीं लिखती, दलित समाज के मुकदमे नहीं लिखती है। अगर हम जौनपुर की वो कटरिया वाली घटना करें तो उसमें क्या हुआ, देखो विश्वकर्मा समाज के, जब हमारे उसमें यादवों ने आवाज उठाई
तो 46 में से लगभग 40 से ऊपर जो यादव है उनको जेल में डाल दिया गया। तो पिछले के साथ कहा हरदोई में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तब गए, जब वो घटना घटी कुशवाहा समाज की बात थी, ऐसे ही फतेहपुर की घटना, मैं कितनी घटनाएं गिना दूं। तो अपराध भी चरम पर है। ये क्या कर रहे हैं, केवल इन्होंने हम पीडीए वर्ग को दबाने का काम किया। एक सामंतवादी सोच की सरकार चल रही है। रही बात, अगर माननीय न्यायालय का, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे जिला कोर्ट हो, मैं सभी कोर्टों, सभी न्यायालयों का सम्मान करता हूं। अगर न्यायालय का आदेश के अलावा भी, क्या इन्होंने न्यायालय का आदेश किसी उस पे आया होगा, लेकिन क्या इन्होंने मदरसों को नहीं ढहाया या मुस्लिम भाइयों के घरों को नहीं ढहाया? क्या वहां पर इन्होंने कानून का पालन किया? किसी भी कानून का पालन नहीं किया। यादवों के घर गिराए, पिछड़े वर्ग के घर गिराए। बरगलाइए मत जनता को, सुनिए मेरी बात। आप ठीक है, आपने बोला कि हुई है कार्रवाइयां, लेकिन ऐसा मत बोलिए ना कि मुस्लिम भाइयों के घरों को ढहाया गया है। सब पे कार्रवाई है, लेकिन उन पर हुई है जो अवैध तरीके से निर्मित थे। कहाँ, एक चीज बताइए, कहाँ पालन हुआ है? आप बता दीजिए कहीं पर भी। अगर किसी क्यों नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, क्या प्रूफ है गरीब का आपके घर पास? गिरा देते हैं ये लोग अपने सजातियों के घर क्यों नहीं गिरा पाते हैं? माननीय योगी जी जो सजाती हैं, जो बड़े पावरफुल लोग हैं, उन पर बुलडोजर की चाबी कहाँ खो जाती है? लॉकर में, कौन से लॉकर में चली जाती है? डीजल नहीं मिलता उसको, रास्ता नहीं मिलता, नक्शा नहीं मिलता, सड़क भूल जाता है बुलडोजर है। पीला पंजा जिसे आप बोलते हो, कहाँ भूल जाता पंजा वो? तो ये सब चीजें जो जनता जानती है, सब जान चुकी है। ये बरगलाने व बरन से नहीं आने वाले। हम लोग सारी बातों को उठाएंगे। रही बात, क्या हमने इन्हें 2024 में नहीं हराया? इसी बात पे हराया था। जनता जागरूक है। हमने इन्हें, जो मीडिया था ना, इनको 80 में से 75 से ऊपर सीटें दे रहा था। हम ही लोगों ने मीडिया की बात को निर्मूल किया और 37 सीटें समाजवादी लोकसभा में 37 सांसद हमारे जीते। क्या मीडिया ने उस समय आलोचना नहीं करता था? क्यों मीडिया डरता था? भारतीय जनता पार्टी का बुराई करने से भी मीडिया डरता था, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना, इंडिया गठबंधन को चुना। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। आप कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, कुछ जब आपके पास कुछ कंटेंट नहीं होता ना बोलने के लिए, आप मीडिया को टारगेट करते हैं। ठीक है, आपके पास, ठीक है, आती हूँ आपके पास। अपने चैनल पे क्यों ले लेते हो? आऊंगी अतुल जी, आपके पास आऊंगी। पूरा वक्त आपको दिया है और भी मेहमान है। सिद्धार्थ, एक बार क्विक रिएक्शन मेरा आपसे हो जाए। ये बताइए, जो ये कार्रवाई हुई है, इसके बाद जो हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, उनके रिएक्शन कैसे आ रहे हैं? कृष्ण जी, मैं आऊंगी आपके पास बाद में। सिद्धार्थ, देखिए, हम बिल्कुल आपको बता दें, जब भी इस तरीके से साक्षी, जब भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, हम हमेशा ग्राउंड जीरो पर रहे और हमेशा सच्चाई। देखिए, जो अवैध अतिक्रमण है वो अवैध है, उसमें ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। हमने तमाम, आपने देखा होगा, तमाम कार्रवाइयाँ की गई। सब कुछ जो कुछ भी किया जाता है वो लगभग जब आम लोगों से हम उस पर प्रतिक्रिया, लोग कहते हैं ठीक है अवैध अतिक्रमण था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। और कई बार लोग ऐसा देखने को मिला, सरकार को धन्यवाद देते हुए। देखिए, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं, चाहे आप जहां देखिए, गाजियाबाद में भी कई बार नोटिस दी गई। ऐसा नहीं कि तुरंत गिरा दिया गया या फिर तुरंत बुलडोजर पहुंचा, तमाम कार्रवाइयां की गई। ठीक है, आपका अपनी सोच होगी, लेकिन जो हम ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जो हमने देखा है, हम लगातार ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो भी कार्रवाई की जाती है वो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी करके की जाती है। और कोई जाति धर्म ये सब देखने को नहीं मिलता है। जो ग्राउंड जीरो पर जो तमाम लोग हमसे बात करते हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के, वो कहते हैं नहीं अवैध अतिक्रमण है इसलिए कार्रवाई की गई। तो कुल मिलाकर आम लोग ये चाहते हैं कि विकास हो और विकास में जो भी बाधक बने वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है। शोएब जी, आप आपसे कुछ देर पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे। देखिए, इस पूरे मामले में भी और तमाम जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फिर जो धार्मिक स्थान होते हैं, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, सब पर ये लागू होता है खास तौर से। लेकिन इससे भी ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है हाल के घटनाक्रमों में कि कोई भी धार्मिक Who are we? We're the ones you notice, but can't quite define. We don't fit in. We never tried to. And we're not rebels. Not a cult. We're a club. A tribe. People know who they are. And wear it well. Feel like one of us. You don't need an invite. Crimson Club. Join the club. नहीं, मैं भाई को कोट कहता हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा है भाई। अरे मैं आपकी सुन रहा हूँ सर, मैं अभी ठीक है, कृष्ण जी एक बार बात पूरी कर लेता है, बात अपनी पूरी कर ले। देखिए, वो तो दौर अलग था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर मुख्तार अब्बास नकवी जैसी शख्सियतें थी वहां पर,
वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ से लड़ते थे तो यहाँ 40% मुसलमान उनको वोट देता था, और आज अटल बिहारी वाजपेयी जब जयंती होती है तो यहाँ कई प्रोग्राम मुसलमान करता हूँ उनकी जयंती में, मैं खुद भी शामिल रहता हूँ। तो वो चीज अलग थी। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी अभी कई मुल्क का दौरा करके आए, उसमें कई मुसलमान ममालिक भी गए वो, तो उन लोगों ने कभी ऐसी बात नहीं करी। अतिक्रमण पे आ जाइए, बार बार ये बात चल रही है कि जाहिर सी बात है उस पर चला, जहाँ गलत था बिल्कुल मैं बात मान रहा हूँ, क्योंकि नोटिस भी दी गई, कोर्ट का ऑर्डर था, मैं सब मान रहा हूँ। आप लखनऊ में देख लीजिए, आप विधानसभा के बगल में चले जाइए, इतने वहां पे अवैध कब्जे हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। अमीनाबाद चले जाइए, चौक चले जाइए, वहां पर इतने अतिक्रमण है, प्रशासन मिला हुआ है, उसे पैसे खाता, मैं कितनी शिकायत करूं। बेचारे वकीलों के चंबर आपने तोड़ दिए, 72 का ऑर्डर हुआ, नगर निगम ने झूठी रिपोर्ट लगा दी हाई कोर्ट में कि मैंने सिर्फ 14 चंबर तोड़े, जबकि 200-250 चंबर तोड़ दिए। विजय पाठक जी को फ्रंट पे आना पड़ा, डिप्टी सीएम को, कि वकील भाई मेरा अपना है, मैं देखूंगा, बात करूंगा। तो ये बात ना करें, संविधान सबके लिए बराबर है। मैं कह रहा हूं मेरा घर है, मेरा घर तोड़िए, मेरी दरगाह है, मेरी दरगाह तोड़िए, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर है। आप एक के ऊपर एक्शन लेंगे, ये अच्छा नहीं है। जब मेरी बात आती है आप फौरन एक्शन ले लेते हैं, जब आप पे बात आती है तो आप एक्शन नहीं लेते हैं, ये चीज बेहतर नहीं है। यहाँ तक मुल्क देखिए, मुल्क मैंने हमेशा कहा कि जिस तरह के मामले चल रहे हैं ये बेहतर नहीं है, हमारे आपके लिए सबके नहीं ये बेहतर है। आप मदरसे, मैंने हमेशा 17 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों की जांचें कराई थी, मैंने बड़े बड़े चैनलों पर तारीफ की थी योगी आदित्यनाथ जी की, कि हमारे लखनऊ में जो सबसे बड़ा मदरसा है वो नदवा है, देवबंद सहारनपुर में, वहां जांचें हुई, कुछ गलत नहीं पाया, आज भी चल रहे हैं, मानक से चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं एक समुदाय को लगता है कि हमें ठगा महसूस किया जा रहा है। आप बंगाल में देख लिए, ममता बनर्जी जी हटी, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई बताए ना बताए। तो आप देखिए, नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ 2.5 साल 6 महीने सरकार में रहे तो बुरे थे, जब हमारे साथ आ गए तो अच्छे हो गए। तो ये पॉलिसी बेहतर नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमान का सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए बुरे हैं, मायावती अब नहीं कर रही है तो वो अच्छी है। इस तरह से मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। राजभर अभी अखिलेश यादव के साथ थे, उनका कलमा पढ़ते थे, 4 विधायक लेके छलफान कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, आप उनको वाहवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दोहरी नीति बेहतर नहीं होती है, कहीं ना कहीं इससे खामियाजा मुल्क को भुगतना पड़ता है, मुल्क कहीं ना कहीं कगार पर चला जाता है। हमें आपको चाहिए विकास की बात करें, इस तरह की बात करें। और मैडम ये यकीन जानी साक्षी जी, किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब। अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया और मेरे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन मुल्क छोड़ने के बाद नुकसान मेरा ये हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, उस पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, जो मुझे दर्द आज भी है। तो मैं चाहता हूं इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को लेकर रखा जाए, और आप बिल्कुल कानून को फॉलो करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई मंदिर आए, संविधान सभा कोई नहीं है, लेकिन तब कभी कभी जब मुसलमान की बात आती है फौरन काम हो जाता है, उसमें लेट नहीं किया जाता है। लेकिन किसी दूसरे समुदाय का होता है तो उसको मौका दिया जाता है। अभी आप देखिए, एक सेकंड, अभी देखिए उसने 1.5 साल के बच्चे को उठा उठा के पटका, पुलिस की गोली चूक गई, पैर पे मारा। बताइए, तो ये तरह सा होता है ना, कई शक के घेरे में आदमी आता है और वो अस्पताल में भर्ती है, बाकायदा इंटरव्यू दे रहा है, 1.5 साल के बच्चे का क्या हुआ होगा। आप सोचिए, अगर आवाम को देते तो उसको नोच खांचती आवाम, उसको आदमी को नोच खा जाती, लेकिन पुलिस की चूक देखिए, पैर पे गोली मारी। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। संविधान सबके लिए है। और मैं एक शेर जरूर कहूंगा मुसलमान की तरफ से कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो यह है, लाकर जरा से रख दो खाके वतन कफन में। हिंदुस्तान के लिए मुसलमान ने जान दी थी, दे रहा है और देता रहेगा, लेकिन उसको बांटने की कोशिश ना करिए, वरना मैं समझता हूँ ये किसी के लिए बेहतर नहीं, मुल्क के लिए बेहतर, ना हमारे लिए, ना आपके लिए। लेकिन शोएब जी ये बताइए, जो कार्रवाई हुई है इसमें हनुमान मंदिर भी था, इसको तोड़ा गया क्योंकि अवैध निर्माण उसका भी था, क्या ठीक हुआ वो? नहीं, मैंने आपसे देखिए सच्ची बात कही, मैंने बात आपसे कही कि अभी अयोध्या में जब मंदिर बन रहा था, मैं 2 बार गया भी उधरवाल, अंदर नहीं जा पाया भीतर, तो वहां पर रास्ते में मंदिर भी हटाए गए। ऐसा नहीं, मैं इस बात को मान रहा हूँ, हाँ। मस्जिदें आई, खानकाएं हटाई गई, लेकिन होता क्या है कि अगर इस वक्त आप देख लें तो वो जो मुसलमान समुदाय है उसकी चीजों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। चाहे मस्जिद ले लें, चाहे खानकाहें ले लें, चाहे किसी घर ले लें, तो ये बेहतर नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता, मैं मानता हूं, मैंने बाबरी मस्जिद को माना, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और पांडे, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने कहा ठगा क्यों महसूस कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? आजादी के टाइम आप देखिए मुसलमान कितना नौकरी पे था, आज आप देखिए सरकारी नौकरी मुसलमान है ही नहीं, इक्का दुक्का बचे हुए। पर आज नौकरी तो मुसलमान को आप निकाले दे रहे हैं, उससे आप बड़े बड़े पैकेज मांगते हैं कि आप 20 लाख पैकेज दिए, नौकरी हटा देंगे, रिजाइन दे दिए, वरना मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, आप भी जान रहे क्या हो रहा है, मैं भी जान रहा हूँ क्या हो रहा है।
मगर मैं समझता हूँ कि मजहब की सियासत लेके मैं समझता हूँ बहुत आगे चला ठीक नहीं जा है। सकता है। उससे मुल्क कहीं ना कहीं खोखला महाराज होता है। जी। हमारे प्रधानमंत्री मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो मैं समझता हूँ हम सबके ठीक लिए है। अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, आपने सभी को सुना, चाहे वो समाजवादी के प्रवक्ता क्यों ना हो या फिर मुस्लिम स्कॉलर क्यों ना हो, उनकी ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन जो मोटी बात निकल कर सामने आ रही है वो यही है जो कि मुस्लिम समाज कहता है कि अक्सर केवल एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को जो है वो सरकार निशाना बनाती है, लेकिन इस केस में ऐसा तो हुआ नहीं है। फिर भी शुएब जी बात बोल रहे हैं कि भले इस केस में ऐसा ना हुआ हो, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। क्या संदेश जाएगा आपकी नजर से इस कार्रवाई का भी, और उनकी बात का क्या वजह हो सकती है इसकी? बोलिए महाराज जी। मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है बरगलाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने कह रहे थे क्या बांग्लादेश में हिंदू पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, एक बार आप लोग इस पे कोई आवाज नहीं उठाने का काम करते हैं। जब सरकार निष्पक्ष काम कर रही है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन पीड़ा होने लगता है। क्यों पीड़ा हो रहा है? अयोध्या में सैकड़ों मंदिर तोड़ा गया। जब राम पथ मार्ग, धर्म पथ मार्ग चौड़ीकरण हो रहा था, भक्ति पथ मार्ग, तो सारे मंदिर जो भी रास्ते में पड़ रहे थे तोड़े जा रहे थे। 2-2, 2.5 वर्ष पुराना था। तो ये सर्व के लिए है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना रखा जाता है। देखिए फैजाबाद में चौक पर मस्जिद जो है वो अभी फुटपाथ नहीं बन पाया है, टेढ़ा है, और कह रहे हैं कि मस्जिद आता है, जब मुसलमान के जो है ईदगाह आते हैं, मस्जिद आते हैं तो उसको तोड़ दिए जाते हैं, हानि कर दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष काम किया जा रहा है। लेकिन सनातनी जो है सहर्ष स्वीकार करता है। ये लोग स्वीकार करना नहीं जानते, स्वीकार करना जानिए। अगर कोई अवैध है, अनैतिकता है, अगर वहां सरकारी कार्रवाई हो रही है तो आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमी को दूर करना चाहिए। इससे किसी प्रकार का कोई संदेश खराब नहीं जाएगा। ये भाईचारा की बात, जब आपकी बात आएगी तो गंगा जमुना तहजीब की दीजिएगा, और सूर्या चौहान को जाकर के लोग चाकू गोद देते हैं, लोग बोलने को तैयार नहीं होते। इनके संप्रदाय के लोग, इनके मजहब के लोग मिलने के लिए नहीं जाते। क्या यही गंगा जमुना तहजीब है? सिर्फ आपकी बारी आएगी तो गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण दीजिएगा, भाईचारा की बात करिएगा, और जब सनातनी की बात आएगा तो उसको चारा बनाने का काम करिएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कतई नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का काम जो है इस्लाम धर्म के लोग करते हैं, मुसलमान वर्ग के लोग करते हैं। देखिए कितने उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। 80% राशन का लाभ कौन ले रहा है? आयुष्मान कार्ड का लाभ कौन ले रहा है? ये ले रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमें जो है पीड़ित किया जा रहा है। मैं पीड़ित, अरे कब पीड़ित है, क्यों पीड़ित है? ऐसा नहीं है, सारी सरकारी योजना का लाभ आपको मिल रहा है और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, मिलता रहेगा। आप अगर संवैधानिक रहेंगे, आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम रहेगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण रहेगा, तब यह लाभ आपको मिलेगा। अगर ऐसी भावना नहीं है तो आपको जो है कोई लाभ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए कृष्ण जी, क्या कुछ कहना चाहते थे आप? देखिए हमारे साथी समाजवादी साथी ने कहा कि एक यादव का आदेश निकला था या नहीं निकला था। साहब वो आदेश गलती से किसी ने अधिकारी निकाला, उस पर कार्रवाई हुई। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी में यादव है तो वो यादव है। यदि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई यादव है तो यादव उनको ये नहीं मानेंगे। जैसे गिरीश यादव मंत्री हैं, उनको यादव मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सुभाष यदुवंश यादव हैं, एमएलसी हैं, उनको यादव मानते हैं कि नहीं मानते हैं? साहब इनका ये दोहरा चरित्र है। जो समाजवादी पार्टी का होगा उसी को यादव मानते हैं, अन्यथा दूसरे दल में कोई यादव है तो नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा युवाओं किसानों की बात नहीं करते हैं। साहब किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो उनके आय दूना करेंगे। 2014 में गेहूं का एमएसपी 1130 रुपए था और आज 25 रुपए है, हमने दूना किया। आपने कहा युवाओं की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। रोजगार की बात सुना देता हूं। 5 वर्ष 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। सरकारी नौकरी में 1,68,000 सरकारी नौकरी आपने दिया था, ये डाटा है आपका, और सदन में बताया क्लेरिटी ने। भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार में हमने 9 लाख नौकरियां दी है, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख सालाना। ये हमारा डाटा, ये युवाओं के प्रति सोच है। अब किसानों की यानी कि कृष्ण जी, कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे कि लगातार बीजेपी जो विकास की बात करती है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि वक्त मुझे इतने की अनुमति देता है, इसलिए मुझे रोका आपको। फिलहाल धन्यवाद आपका कृष्ण जी, आपका शुएब जी, आपका अतुल जी, आपका सीताराम जी, आपका, आप सभी जुड़े, और सिद्धार्थ आपका भी बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और आपने इस बड़ी बहस को सार्थक बनाया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है। आप जुड़े रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन